हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैराथन क्लास ऑन मीडिवल हिस्ट्री अप टू द मुगल सल्तनत। देखिए, सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आई थी मैराथन क्लास एंशिएंट हिस्ट्री पर, एंशिएंट इंडिया पे, जहाँ पे हमने गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड स्टोन एज के सारे क्वेश्चंस देखे थे, लगभग 100+ MCQ और डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ हमने उसे डिस्कस किया था। मतलब अगर आपने 100 MCQ और उनके डिस्क्रिप्शन को देखा है तो लगभग 200+ आपके स्टैटिक पॉइंट्स जो है एंशिएंट हिस्ट्री के कवर हो गए होंगे। फिर हम स्टार्ट किए मिडिवल हिस्ट्री। तो मिडिवल हिस्ट्री के मैराथन क्लास हमने 2 सेगमेंट में कंप्लीट की। फर्स्ट पार्ट में हमने अप टू दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत तक की जो भी कहानी थी, अरब जो इन्वेट करके भारत आए थे, इसके अलावा हमने क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत तक के वहाँ पर देखे थे। 70+ क्वेश्चन हमने देखे हैं विद स्टैटिक्स एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो आज हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। मैराथन क्लास है हमारी मिडिवल हिस्ट्री की, जहाँ हम अप टू दिल्ली सल्तनत के बाद अप टू मुगल सल्तनत तक की बातें करेंगे। मतलब अगर हम पूरा मिडिवल इंडिया देखते हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स मिलती हैं, दिल्ली सल्तनत मिलती है, मुगल सल्तनत मिलती है, मराठास मिलते हैं। अगर इन टॉपिक को आप कवर करते हैं तो आपकी मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट होती है। तो आज हम मराठा, इसके अलावा मुगल सल्तनत के जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, उनके जो भी काम हैं, उनसे रिलेटेड जो भी MCQ है वो हम देखेंगे। 60+ MCQ आज आपको मिलेंगे डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ। मतलब लगभग 150 के आसपास आज आपके स्टैटिक तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत जल्दी आप लोगों का एग्जाम है। सबसे पहले आपका IB का पेपर है, देन AI का पेपर है एंड SSC GD का पेपर है। तो आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे जनरल अवेयरनेस आती है, तो जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री डेफिनेटली पूछी जाती है। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री के मैराथन अटेंड कर लेते हैं तो लगभग आपके 1000 1-liners रेडी हो जाते हैं, जो आने वाले एग्जाम में आपकी मदद कर जाएंगे। क्लियर है? अगर आज के क्लास की PDF आपको लेनी है तो हमारे वेबसाइट पे परचम के एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगी। तो परचम के एप्लीकेशन पे जाके आप मैराथन क्लास, जो कि मिडिवल हिस्ट्री पे है, मुगल सल्तनत पे, आप इसका PDF ले सकते हैं। क्लियर? तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, शिवाजी डिफीटेड द मुगल इन द बैटल ऑफ। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात हो रही है। शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस बैटल में डिफीट किया था? यहाँ पे कुछ बैटल्स के बारे में आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सालहेर। सालहेर की जो बैटल हुई थी, जो लड़ाई हुई थी मुगलों के साथ, उसमें शिवाजी महाराज ने डिफीट किया था मुगलों को। अगर आप इस मैप को देख पा रहे होंगे, और इस मैप में जो पुणे, मुंबई, नासिक, सूरत, ये जो एरिया है, यहाँ पर शिवाजी महाराज ने बहुत सारी बैटल्स लड़ी हैं। जैसे अगर हम सालहेर बैटल के बारे में बात कर रहे हैं तो नासिक डिस्ट्रिक्ट में ये बैटल लड़ी गई थी। ये जो बैटल है ये आपके मराठा एम्पायर और मुगल एम्पायर के बीच में 1672 कॉमन एरा या फिर AD में लड़ी गई थी, जिसमें शिवाजी महाराज ने डिफीट किया था मुगलों को। तो आपको ये जगह यहाँ पे नासिक डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगी। क्लियर? इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है जो आपको बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ बैटल ऑफ प्रतापगढ़ के बारे में। ठीक है, बैटल ऑफ प्रतापगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, अभी चर्चा में भी थी, करंट अफेयर्स भी यहाँ से एसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ पे जो बैटल ऑफ प्रतापगढ़ है ये 10 नवंबर 1659 में, जो प्रतापगढ़ का फोर्ट है सतारा महाराष्ट्र में, वहां पर ये लड़ी गई थी। मराठा किंग छत्रपति शिवाजी महाराज और किसके बीच में? यहाँ आदिल शाही जनरल है अफजल खान। ठीक है ना, आदिल शाही जनरल है जिनका नाम क्या है? अफजल खान। तो अफजल खान और शिवाजी महाराज के बीच में ये बैटल हो रही है, जिसे हम बैटल ऑफ प्रतापगढ़ के नाम से जानते हैं। तो इस बैटल को भी आपको याद रखना है, आने वाले एग्जाम में किसी ना किसी सेट में आपको डेफिनेटली ये बैटल मिलेगी। क्यों मिलेगी अभी हम जानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। When was शिवाजी born and when did he assume the title of छत्रपति? तो शिवाजी महाराज का जन्म कब होता है, कहाँ होता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो छत्रपति का टाइटल है कब अडॉप्ट किया, या इस क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा के भी पूछा जा सकता है कि शिवाजी महाराज का राज अभिषेक कब हुआ था, वो गद्दी पर कब बैठे थे। तो 2 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहली बात करते हैं जन्म के बारे में। तो शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में होता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे इनके कोरोनेशन, मतलब राजाभिषेक के बारे में। तो जब ये गद्दी पर बैठते हैं 1674 में, 1674 में, उसके बाद ये टाइटल लेते हैं छत्रपति का। तो हम क्या कहते हैं? इनको छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानते हैं। बात समझ में आए? तो अगर हम देखते हैं, शिवाजी महाराज का जन्म 19 Feb 1630 को शिवनेरी फोर्ट डिस्ट्रिक्ट पुणे में होता है, जो कि प्रेजेंट डे में आपको स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा।
ये फोर्ट आपको ये किला याद रखना है, सिवनेरी का किला, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पहली जो इन्होंने बैटल लड़ी थी या पहला जो अपना जो ब्रेवरी दिखाई थी उन्होंने, वो फर्स्ट टाइम 1645 में दिखाई थी, जब ये काफ़ी छोटे थे, और इन्होंने कंट्रोल किया था तोरन फोर्ट पे अंडर द बीजापुर, और उसके बाद लगातार कई सारी बैटल्स को लड़ा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनके राज्याभिषेक के बारे में, तो अगर हम बात करें तो इन्होंने जो आदिल शाही जनरल थे, आदिल शाह थे बीजापुर के, उनसे भी एक्वायर किया था कोंडाना फोर्ट। तो कोंडाना फोर्ट किससे जीता था? तो आंसर हो जाएगा आदिल शाह ऑफ बीजापुर से इन्होंने जीता था। और गद्दी पे बैठते हैं 6 जून 1674 में, 6 जून 1674 में रायगढ़ में, और उसके बाद टाइटल लेते हैं छत्रपति का, ठीक है। तो छत्रपति का टाइटल कब मिला ये आपने सीख लिया यहाँ पे। इसके अलावा शिवाजी महाराज ने जागीरदारी सिस्टम है उसको खत्म किया, ठीक है। शिवाजी महाराज ने खत्म किया किसे? जागीरदारी सिस्टम को, और इसको रिप्लेस किया था रैयतवाड़ी सिस्टम से, रैयतवाड़ी सिस्टम से रिप्लेस करने का काम किया था, ठीक है। इसके अलावा जो पोजीशन थी रेवेन्यू ऑफिसर्स की, वो पहले हेरिडिटरी थी, मतलब पुत्र है तो पिता है, पिता के बाद पुत्र, उसका पुत्र, इस तरीके से हेरिडिटी में चला आ रहा था, उसे भी खत्म करने का काम किया था। और जो रेवेन्यू ऑफिसर थे वो जनरली देशमुख, देशपांडे, पाटिल एंड कुलकर्णीज कहलाते थे। क्लियर? ये तो हम यहाँ पे कुछ एमसीक्यू ही डिस्कस कर रहे हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, मिडिवल हिस्ट्री हो, या फिर आपका एंशिएंट हिस्ट्री, तो आप यहाँ पर हिस्ट्री के कोर्स को ले सकते हैं, या आप कंप्लीट जनरल अवेयरनेस के कोर्स को भी ले सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बेनिफिशियल है ये कोर्स। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इस कोर्स को ले पाएंगे। कंप्लीट पैकेज भी अवेलेबल है एंड इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल है। इनफैक्ट जनवरी से अगर आप देखेंगे तो लाइव डाउट सेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। सारे वीडियोस आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, और हर एक टॉपिक के साथ उसके PYQ का भी सेपरेट वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है? तो अब हम थोड़े और MCQ को यहाँ पे देखते हैं। सो नेक्स्ट है, अष्टप्रधान वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे कि अकबर के दरबार में हम नवरत्नों की बात करते हैं, वैसे ही अष्टप्रधान कौन थे? तो अष्टप्रधान कौन थे? तो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम बात करें तो काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अष्टप्रधान वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे तो शिवाजी महाराज ने एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत दक्कन के एरिया में की थी, और ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे जो मलिक अंबर का, अहमदनगर में मलिक अंबर का जो उन्होंने रिफॉर्म किए थे एडमिनिस्ट्रेशन में, उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी थे, और अपने राज्य में भी दक्कन के एरिया में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की थी। राजा को असिस्ट करने के लिए एक मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होती थी, जिसमें 8 मिनिस्टर होते थे, जिसको अष्टप्रधान कहा गया है। द किंग वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट हु वॉज असिस्टेड बाय द ग्रुप ऑफ 8 मिनिस्टर, जिनको हम कहते हैं अष्टप्रधान। और इनमें सबसे प्रमुख क्या होते थे? पेशवा होते थे। सबसे प्रमुख कौन होते थे? पेशवा। आप सभी को पता ही है, जब कुछ समय तक छत्रपति ने रूल किया है और उसके बाद फिर पेशवा ने रूल करना शुरू किया है मराठा एम्पायर में, ये बात भी आप जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, Who among the following Maratha women led struggle against the Mughal Empire from 1700 AD onwards? यहाँ पे कौन सी ऐसी वीमेन रही हैं, मराठा वीमेन, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ स्ट्रॉन्ग उनको टक्कर दी है, फाइट की है? तो आंसर हो जाएगा ताराबाई। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ताराबाई। कौन थी ताराबाई? देखिएगा, ताराबाई के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर राजा राम की वाइफ का नाम था ताराबाई। राजा राम, छत्रपति जो राजा राम थे, उनकी वाइफ का नाम जो है वो क्या है? ताराबाई। ये 3rd नंबर के छत्रपति हैं। राजा राम की डेथ के बाद ताराबाई और राजा राम का एक बेटा होता है जिनका नाम होता है शिवाजी सेकेंड, और ये काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है। इसलिए उनके बिहाफ में ताराबाई मराठा की गद्दी को संभालने का काम करती हैं 1700 से 1708 के बीच में, और मुगलों को कड़ी टक्कर देने का काम भी करते हैं। ताराबाई भोसले जो थी वो वाइफ थी राजा राम भोसले की, ठीक है। नेक्स्ट है, औरंगजेब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच सिख प्रॉफिट्स डेथ। अब औरंगजेब, देखिए यहाँ पे अगर मुगलों की बात करें तो आपने देखा होगा कि मुगलों और सिखों का हमेशा से पंगा चलता आया है। आपको कई सारी बैटल्स भी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि औरंगजेब ने कौन से सिख गुरु थे जिनको डेथ दी, मतलब जिनकी हत्या की, आप ऐसा बोल सकते हैं। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिखों के गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, सिखों के गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी। और यहाँ पे जो मुगल सल्तनत का बादशाह था उसका नाम था औरंगजेब। तो औरंगजेब ने इनको मजबूर किया कि वो इस्लाम धर्म को अडॉप्ट कर ले, और तेग बहादुर जी के द्वारा अडॉप्ट नहीं किया गया इस्लाम धर्म, जिसके बाद इन्हें क्या किया गया, जो सीसगंज साहिब आज हम दिल्ली में देखते हैं, वहाँ पर उसी स्थान पे इनका गला अलग कर दिया गया, मतलब उनकी हत्या कर दी गई थी बाय औरंगजेब। तो गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा आनंदपुर साहिब की स्थापना भी की गई थी, और आनंदपुर साहिब जो है वो बैंक ऑफ सतलज रिवर पर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है द ओरिजिनल नेम ऑफ बंदा बहादुर वॉज। बंदा बहादुर कौन थे, इनका ओरिजिनल नाम क्या था, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो बंदा बहादुर जी का ओरिजिनल नाम है लक्ष्मण देव, मतलब बाय बर्थ उनका नाम था लक्ष्मण देव। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बंदा बहादुर जी का जन्म अगर हम देखेंगे तो 1670 में होता है, और इनका जो बचपन का नाम होता है वो लक्ष्मण देव होता है। ठीक है, एक सिख वॉरियर है जो कि कमांडर है खालसा आर्मी के। कमांडर क्या है, खालसा आर्मी के हैं। जब ये 15 साल के होते हैं तो घर को त्याग देते हैं, घर को छोड़ के चले जाते हैं, और उनका तब नाम हो जाता है माधोदास। तो यहाँ पे देखिए बर्थ नेम था लक्ष्मण देव, और जब घर त्याग देते हैं और उसके बाद इनका नाम होता है माधोदास। ठीक है, इन्होंने नांदेड़ में गोदावरी नदी के किनारे एक मोनेस्ट्री भी बनाई थी, और वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है किससे, गुरु गोविंद सिंह जी से। गुरु गोविंद सिंह जी से काफ़ी इंस्पायर होते हैं और उनके स्टूडेंट बन जाते हैं, डिस्पाइल बन जाते हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा इनको एक नया नाम दिया गया था विच इज़ बंदा बहादुर। ठीक है, नेक्स्ट, In which city was Shivaji in captivity when he escaped from the custody of the Mughal? तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या, धोखे से छत्रपति शिवाजी महाराज जी को अरेस्ट कर लिया गया था, एक किले में बंद कर दिया गया था बाय द मुगल एम्परर औरंगजेब। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि वो जगह कौन सी, तो आंसर हो जाएगा आगरा का किला, आगरा फोर्ट। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें हम फादर ऑफ मराठा नेशन भी कहते हैं, इन्होंने ही मराठा एम्पायर का फाउंडेशन स्टोन रखा था। और 1666 में औरंगजेब ने धोखेधड़ी से उनको इनवाइट किया शिवाजी महाराज को कोर्ट पे, और धोखेधड़ी से उनको अरेस्ट कर लिया था। और अरेस्ट कहाँ पे किया था, तो आंसर हो जाएगा आगरा के फोर्ट में किया था, आगरे के किले में किया था। लेकिन वो वहां से भागने में सक्सेसफुल रहे थे, और उसके भागने के बाद 1674 में गद्दी पे बैठे और छत्रपति का टाइटल अडॉप्ट करने का काम किया था। नेक्स्ट है चचनामा इज द ओल्डेस्ट क्रॉनिकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो चचनामा के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। तो चचनामा हमको किस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, तो आंसर हो जाएगा सिंध, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इस कहानी को कुछ ऐसा समझते हैं कि पहला जो इन्वेडर भारत पे आ रहा है, एक मुस्लिम इन्वेडर है, एक अरबी इन्वेडर है जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम आता है भारत में और अटैक कहाँ करता है, सिंध के एरिया में 712 AD में। और सिंध के एरिया में उस समय राजा होता है राजा दहिर। कौन होता है, राजा दहिर। तो राजा दहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में होती है फाइट। ठीक है, और उसमें जो सिंध है वो राजा दहिर के हाथों से निकल जाता है। तो इस पूरी घटना का जो वर्णन हमें मिलता है वो चचनामा में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, ये पूरी जो अपनी घटना हुई है कि किस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के एरिया पे कॉन्कर किया और राजा दहिर को डिफीट किया, और उसके बाद इसने मुल्तान सिटी को लूटा। जो सिंध और मुल्तान का एरिया था वहाँ को कॉन्कर किया किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। और मुल्तान सिटी में जो भी मंदिर थे या जो भी एरिया थे, उनकी जो ट्रेजरी थी उनको लूटा, और काफ़ी इसको गोल्ड मिला। तो ये भारत तो आया नहीं था, मुल्तान तक गया था, और मुल्तान में उसको बहुत सोना मिला। तो सिटी ऑफ गोल्ड मुल्तान को कहा था मोहम्मद बिन कासिम ने। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें चचनामा से देखने को मिल जाती है। अली कूफी इसके राइटर हैं। नेक्स्ट है, इन विच ईयर अकबर है सेंट्रलाइज द कंट्रोल एंड फंक्शनिंग ऑफ वेरियस मिंट। आज भी हमारे देश में मिंटिंग एंड प्रिंटिंग प्रेसेस होती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती हैं, या RBI के अंडर आपको देखने को मिलेंगी, राइट। तो यहाँ पे अकबर ने भी जो मिंटिंग प्रेस है उनको सेंट्रलाइज करके उन पे कंट्रोल करने का काम कब किया था, तो 1570 AD में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अकबर ने, अगर हम बात करते हैं तो अकबर ने कई सारे मॉनेटरी रिफॉर्म्स किए थे अपनी सल्तनत काल में। जैसे कि अकबर ने सिल्वर कॉइन इशू कराए थे, जिनको हजरत, जिसमें लिखा हुआ था, कॉपर का कॉइन इशू कराने का काम अकबर के द्वारा किया गया था। और फतेहपुर सीकरी में एक मिनिस्टर भी अपॉइंट किया था जो कि इन मिंट्स को देखने का काम करेगा। इसके अलावा आप बात करेंगे अगर अकबर के बारे में, तो अकबर के दरबार में एक रहते थे अबुल फजल ने आईने अकबरी या अकबरनामा लिखी है, जो कि अकबर की बायोग्राफी है। अकबर के जीवन के बारे में, अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में, अकबर के दरबार में जो मिनिस्टर्स थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें अबुल फजल के आईने अकबरी या फिर अकबरनामा
ड्रामा से देखने को मिलती है। इसके अलावा आप लोग ने पंचतंत्र की कथाएं पढ़ी होंगी, पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी होंगी, तो इस पंचतंत्र को पर्शियन में ट्रांसलेट करने का काम फैजी ने किया है। वहीं आप लोगों ने कल्लड़ की राज तरंगिणी के बारे में सुना होगा। कल्लड़ की राज तरंगिणी में कश्मीर का वर्णन मिलता है, कश्मीर की ब्यूटी के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि अशोक ने किस तरीके से श्रीनगर शहर बसाया था। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें कल्लड़ की राज तरंगिणी से मिलती है। तो राज तरंगिणी को भी ट्रांसलेट किया गया है मौलाना साहब मोहम्मद साहबदी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है राजा टोडरमल। इनका नाम आपने सुना होगा। अकबर के नवरत्नों में से एक थे राजा टोडरमल, जो उनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट या एक तरीके से कह सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे कि हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं, वैसे अकबर का जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो राजा टोडरमल थे, आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो राजा टोडरमल इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स, अ लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट सिस्टम, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट एंड ऑफिसर्स ड्यूरिंग द अकबर रीजन। तो अकबर के समय काल में राजा टोडरमल ने वेट एंड मेजर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, प्रॉपर रेवेन्यू सेटलमेंट्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया, दहसाला सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस करने का काम राजा टोडरमल का था। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा गया है ये जो एक्सपर्टीज हैं, ये जो गुण आए हैं राजा टोडरमल में, ये उन्होंने कहाँ से सीखे। मतलब इसके पहले वो किसके दरबार में रहे करते थे या किसके दरबार में ये फाइनेंस मिनिस्टर थे जहां से उन्होंने ये सारी चीजों को सीखा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बेसिकली। तो आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। ठीक है, जब हम बात करते हैं बाबर के बारे में, बाबर के बाद अकबर के बारे में बात करते हैं, तो अकबर के समय में आप लोगों ने एक बैटल के बारे में सुना होगा, बैटल ऑफ चौसा। तो बाबर के बाद हम हुमायूं की बात करते हैं। तो हुमायूं के समय में आपने शेर शाह सूरी का नाम सुना होगा और शेर शाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट करके कुछ समय के लिए मुगल सल्तनत को स्टॉप किया था और सूर डायनेस्टी की शुरुआत की थी। राइट, ये वही शेर शाह सूरी है। इन्हीं शेर शाह सूरी के दरबार में जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे वो राजा टोडरमल हुआ करते थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्लियर है? तो ये बात हमको समझ में आ चुकी है कि राजा टोडरमल जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मुगल एम्परर अकबर के दरबार में और नवरत्नों में से एक है ये। इन्हें ये जो एक्सपर्टीज है, इनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो शेर शाह सूरी के दरबार में हुआ है। इन्होंने नई टैक्सेशन सिस्टम दहसाला की शुरुआत की है। इनफैक्ट ये जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, आज हम काशी कॉरिडोर के बारे में बात करते हैं, है ना, तो काशी विश्वनाथ जो मंदिर है उसको रीबिल्ड करने का काम 1585 में राजा टोडरमल ने किया था। हालांकि उस सोसाइटी में उस समय कुछ ऑर्थोडॉक्स हिंदू भी थे जिन्होंने कहा था कि राजा टोडरमल की जो बेटी है उनकी शादी तो मुस्लिम के साथ हुई है, तो कुछ लोगों ने बाइकआउट कर दिया था। ठीक है, वो एक अलग कहानी है, लेकिन राजा टोडरमल के द्वारा काशी विश्वनाथ टेम्पल को रीबिल्ड करने का काम किया गया था 1585 में। अभी जो काशी विश्वनाथ मंदिर है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चर्चा में है, काशी कॉरिडोर चर्चा में है। इस मंदिर के बारे में हमें पुराणों में, स्कंद पुराण में मेंशन मिलता है आज से 5000 साल पहले, लेकिन एक्चुअल डेट मंदिर कब बना था, किसने बनवाया था, ये हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमको जो सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 1194 में ये जो काशी विश्वनाथ का मंदिर था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? स्लेव था मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और उसकी आर्मी ने ओरिजिनल या ओल्डेस्ट जो विश्वनाथ टेम्पल था उसको डिस्ट्रॉय करने का काम किया 1194 में। उसके कुछ समय बाद अगर देखेंगे कि तो कुछ गुजराती मर्चेंट्स के द्वारा इल्तुतमिश के समय 1230 में मंदिर को रीबिल्ड किया गया। ऐसे कई बार और भी घटनाएं हुई, कई बार आक्रमण किया गया काशी विश्वनाथ मंदिर में और कई बार इसको डिस्ट्रॉय किया गया। लोधी राजाओं के द्वारा भी इसे डिस्ट्रॉय किया गया था। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करते आज जो हम काशी विश्वनाथ मंदिर देख रहे हैं उसको रीबिल्ड कराने का काम किसने किया है? तो अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा किया गया है, जो इंदौर की होलकर वंश की रानी रही हैं, और महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा जो गोल्ड शिखर है टेम्पल का वो डोनेट किया गया था 1835 में। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होना चाहिए अबाउट काशी विश्वनाथ मंदिर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्टिफिकेशन ऑफ बीजापुर। देखिए हुआ क्या था, जो बहमनी एम्पायर था साउथ इंडिया में, अगर हम बात करते हैं ना, तो साउथ इंडिया में जब तक गुप्ता थे तब तक मौर्यन थे तब तक तो कहानी ठीक थी। जैसे ही मौर्यन का पतन होता है, मौर्य एम्पायर खत्म होता है, बृहद्रथ की हत्या कर देता है कौन? पुष्यमित्र शुंग, और शुंग एम्पायर की शुरुआत होती है। शुंग के बाद कर्ण आते हैं और कर्ण के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको चेदी भी मिलेंगे और सातवाहन भी देखने को मिलेंगे।
ठीक है। और जब ये लोग भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं तो आपको फिर गुप्ताज और बहमनी देखने को, बाकाटक और बहमनी वगैरह देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे बाजू में आपको विजयनगर एम्पायर भी देखने को मिलता है। तो विजयनगर और बहमनी की लड़ाइयाँ होती रहती हैं। बहमनी एम्पायर जब डिक्लाइन होता है तो बहमनी जो सल्तनत होती है वो 5 किंगडम्स में डिवाइड हो जाती है। उनमें से ही एक होता है बीजापुर। ठीक है, ये कहानी है बेसिकली। तो बीजापुर का जो फाउंडर है वो कौन है? यूसुफ आदिल शाह है। यूसुफ आदिल शाह है और इसके बेटे का नाम है इस्माइल आदिल शाह। और इस्माइल आदिल शाह ने फोर्टिफिकेशन मतलब किलाबंदी करने का काम किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर थोड़ा सा मैप में देख पा रहे होंगे, ये विजयनगर एम्पायर है, ये गोलकुंडा, बिदर, बीजापुर, अहमदनगर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है बीजापुर। बीजापुर का फाउंडर कौन है? सल्तनत का बादशाह कौन है? यूसुफ आदिल शाह है। आदिल शाही डायनेस्टी की शुरुआत उसने की थी। बीजापुर सल्तनत की शुरुआत 1490 से लेकर 1686 के बीच में की है। और यहाँ पर जो इनका फोर्ट था, इसका जो किला था, विजयनगर किंगडम से, किंग से विक्ट्री के बाद अपने किले को फोर्टिफाई किया था। ये काम किसने किया है? अली आदिल शाह ने किया है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट बाबरनामा इनटू पर्शियन? बाबरनामा बाबर की ऑटोबायोग्राफी है। बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है बाबरनामा। तुर्की लैंग्वेज में जनरली आपको बाबरनामा देखने को मिलेगी। इसको पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया? तो पर्शियन में ट्रांसलेट करने का नाम है यहाँ पे कौन? अब्दुल रहीम खान खाना। अगर आप लोग ने अकबर का जीवन काल पढ़ा होगा तो अकबर के जीवन काल में उनके एक गाइड रहे हैं जिनका नाम था बैरम खान। ठीक है, तो बैरम खान के बेटे का नाम ही होता है अब्दुल रहीम खान खाना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये 9 रत्नों में से एक भी होते हैं। 9 रत्नों में से एक होते हैं। बाबर की ऑटोबायोग्राफी का नाम है तुजुक बाबरी या फिर बाबरनामा, जो कि आपको चगताई तुर्क लैंग्वेज में देखने को मिली है। चगताई तुर्क उनकी मदर टंग थी जिसमें इन्होंने इस बुक को लिखा है। केवल मुगल सल्तनत में 2 ऐसे रूलर रहे हैं जिन्होंने अपनी खुद की बायोग्राफी को लिखा है, अपनी जीवन कथा को लिखा है, वो है बाबर और जहांगीर। ठीक है। बैटल ऑफ चौसा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन रिपीट हो के एग्जाम में आता रहता है। बैटल ऑफ चौसा, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चौसा की जो बैटल थी वो 1539 AD में लड़ी गई थी। 1539 AD। तो बैटल ऑफ चौसा जो है वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत होती है, हुमायूं की हार होती है। 1539 की बात है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट द शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी का जो टॉम है या मकबरा है वो कहाँ है? सासाराम, बिहार में है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है तो इसको याद रखेंगे। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि बैटल ऑफ प्रतापगढ़ शिवाजी महाराज और किसके बीच में लड़ी गई थी? तो बैटल ऑफ प्रतापगढ़ शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच में लड़ी गई थी, जो कि जनरल था आदिल शाह का। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अगर देखेंगे तो अफजल खान की जो हत्या की थी वो इस बाघ नख से किया था। और ये बाघ नख जो है वो लंदन में है, लंदन म्यूजियम। इसको वापस लाया जा रहा है महाराष्ट्र में। तो ये करेंट अफेयर्स का टॉपिक है, इसलिए लड़ाई अपने आप में इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ करेंट अफेयर्स। तो इसलिए आप थोड़ा सा इस पर नज़र लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, आई एम सॉरी, नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट ऑफ राजस्थान छतरी are built in the honor of Jaimal and Kala heroes who laid down their life in the 1568 siege by the Emperor Akbar। तो अकबर जो है वो राजस्थान के फोर्ट में चढ़ाई करते हैं और राजस्थान के फोर्ट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो उस समय 2 इम्पॉर्टेंट अगर आप देखेंगे तो कमांडर होते हैं जयमल एंड कला। इन लोग अपनी जान दे देते हैं बैटल में लड़ते लड़ते। तो उनके नाम पे आपको 2 छतरियाँ देखने को मिलेंगी, समाधियाँ आप बोल सकते हैं। ठीक है, राजस्थान फोर्ट में। तो बोला जा रहा है कि वो कौन सा किला है, कौन सा फोर्ट है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन डी, चित्तौड़गढ़ का फोर्ट। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो चित्तौड़गढ़ के फोर्ट में आपको 2 छतरियां देखने को मिलेंगी जो कि जयमल और कला, जो कि हीरो हैं 1568 के बैटल के। जब अकबर ने किले को घेर लिया था उस समय इन्होंने अपनी जान दी थी। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ फोर्ट में आपको इनकी समाधियां या छतरियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, चित्तौड़ जो फोर्ट है आपका, चित्तौड़गढ़ जो फोर्ट है वो लार्जेस्ट फोर्ट है, लार्जेस्ट किला है हमारे भारत का। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है और मेवाड़ किंगडम की एक कैपिटल रहा करता था। इसके अलावा ये तो फर्स्ट अपना सबसे लार्जेस्ट हो गया। सेकंड अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप किले की बात करते हैं मेवाड़ रीजन के, तो वो आता है कुंभलगढ़ का किला। ठीक है, राणा कुंभा ने इसे तैयार किया था 15th सेंचुरी के आसपास।
ब्लैंक हैज़ बीन कॉल्ड द आर्किटेक्ट किंग। किसे आर्किटेक्ट किंग कहा जाता है? जिसने मुगल सल्तनत में कई सारे आर्किटेक्ट्स बनवाए, कई सारी मस्जिदों या गार्डनों का निर्माण करवाया। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, शाहजहां। शाहजहां, जिनको हम ताजमहल के लिए जानते हैं, राइट। तो इन्होंने मुगल सल्तनत एरा में कई सारे आर्किटेक्ट्स बनवाए हैं, इसलिए इन्हें हम आर्किटेक्ट किंग कहते हैं मुगल एम्पायर का। ठीक है, इतनी चीज़ें। रेड फोर्ट, जामा मस्जिद इन दिल्ली, ताजमहल, ठीक है, ये सारे काम इन्होंने किए हैं। इसके अलावा पिकॉक थ्रोन, जिसको हम मयूर सिंहासन कहते हैं, जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। मयूर सिंहासन जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। तो इस पिकॉक थ्रोन को बनवाने का काम भी किसने किया था? शाहजहां ने किया था। ये कंटेम्पररी रहे हैं लुईस 14 ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस के जो लुईस 14 है उसके समकालीन आपको शाहजहां देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन। तो तीसरा पानीपत का युद्ध। पानीपत के 3 बैटल होती हैं, ठीक है। तीसरे नंबर की बैटल की बात कर रहा है। तो तीसरे नंबर की जो पानीपत का युद्ध होता है वो 1761 1761 में होता है। कब होता है? 1761 में होता है, ठीक है। किसके बीच में होता है? तो एक तरफ मराठा एम्पायर है और दूसरे तरफ अफगान की आर्मी है, जिसको लीड कर रहा है अहमद शाह दुरानी। तो अफगान आर्मी और मराठा एम्पायर के बीच में यहाँ पे आपको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत देखने को मिलेगा 14 जनवरी 1761 में, जिसमें मराठास हार जाते हैं, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे कुछ बैटल्स जो है इनकी डेट ऐसे के ऐसे याद रखनी है। जैसे कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 इब्राहिम लोदी बाबर। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 अकबर एंड हेमू। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 अफगान और मराठास। नेक्स्ट बात करते हैं बैटल ऑफ तराइन। तो 2 बैटल होती है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में और सेकेंड 1192 में नेक्स्ट ईयर ही होती है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ और बैटल्स के बारे में। बैटल ऑफ चौसा जो कि 1539 में हो रही है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हो रही है। हुमायूं हार रहा है, शेरशाह सूरी जीत रहा है। नेक्स्ट है बैटल ऑफ खनवा और बैटल ऑफ कन्नौज। तो बैटल ऑफ कन्नौज अगेन हुमायूं की बैटल है और बैटल ऑफ खनवा बाबर की बैटल है 1527 में। तो ये बैटल आपको इनका ईयर एग्जाम में कई बार पूछा जाता है या मैच द कॉलम में दे दिया जाता है, तो एक बार आप इनको देख लेंगे, ठीक है। पीडीएफ मिल ही जाएगी, तो पीडीएफ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। नोट्स अगर आप खुद से बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसा कि मैंने बता दी, यहाँ पे हम शॉर्ट में चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। अगर हर एक टॉपिक को आपको डिटेल में डिस्कस करना हो, डिटेल में पढ़ना हो, तो आप कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, किसने बनवाया? तो बुलंद दरवाज़ा बनवाया था अकबर ने। अकबर का एक कैंपेन था, गुजरात कैंपेन, ठीक है। गुजरात में इसने जो है फतेह हासिल की थी। तो अपनी विक्ट्री में इसने एक शहर बसाया था जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी, ठीक है। ये जो बुलंद दरवाज़ा है 1575 में कंस्ट्रक्ट हुआ था। इसको कंस्ट्रक्ट होने में लगभग 12 साल का समय लगा था। अकबर ने बनवाया है। ये आगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है और हिंदू एंड पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। कुछ और मास्टरपीस है जो अकबर ने बनवाया है। तो फतेहपुर सीकरी शहर बसाया था, इलाहाबाद फोर्ट एंड आगरा फोर्ट भी बनवाया था। किसने? अकबर ने, ठीक है। इसके अलावा मैंने जब आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई थी आई थिंक, तब मैंने आपको डिस्कस किया था अबाउट द कौशंबी पिलर, ठीक है। अशोक का जो इंस्क्रिप्शन था कौशंबी, जिसको अकबर उठा के लाए थे कहाँ पर? इलाहाबाद में, जिसको आज हम प्रयागराज या प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन या प्रयाग प्रशस्ति ओरिजिनली इलाहाबाद में नहीं थी, उसको उठा के कौन लाया? अकबर लाया। उसमें आपको अशोक के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है और अकबर और जहांगीर के बारे में इंफॉर्मेशन भी प्रयाग प्रशस्ति से मिल जाती है। नेक्स्ट है द मैसूर पैलेस वॉज द रेसिडेंट ऑफ द। मैसूर पैलेस मैसूर कर्नाटका में आपको ये देखने को मिलेगा। और ये जो पैलेस है वो किसका रहवास है या रेसिडेंट है? तो आंसर हो जाएगा वाडियार किंग्स, ऑप्शन बी, ठीक है। तो आपको ये जो रॉयल रेसिडेंस ऑफ मैसूर देखने को मिलता है, ये वाडियार किंग का रेसिडेंट है 1399 से लेकर 1950 के बीच में। इस पूरे पैलेस में आपको 4 एंट्रेंस या 4 दरवाजे देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन दरवाज़ों के नाम आप देख सकते हैं, जय मार्तंड, जयराम, बालराम एंड वराह, ठीक है। अच्छा, इसके डिज़ाइनर कौन है? तो इस महल के जो आर्किटेक्ट के डिज़ाइनर है वो हेनरी इरविन है, हेनरी इरविन, ठीक है। नेक्स्ट है हु वॉज द फाउंडर ऑफ खालसा पंथ? खालसा पंथ, तो कमांडर तो आपको पता चल चुका है, बंदा बहादुर थे खालसा आर्मी के कमांडर, लक्ष्मण देव जिनका ओरिजिनल नाम था। यहाँ पे बोला है कि खालसा पंथ के फाउंडर कौन है? तो आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि सिखों के 10वें नंबर के गुरु हैं। 1699 में इन्होंने खालसा ट्रेडिशन की शुरुआत की थी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, ठीक है। इतनी चीज़ें।
इसके अलावा आप यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ सकते हैं अबाउट द गुरु ग्रंथ साहिब, जिसको कंपाइल किया गया है गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा, जो कि 5th नंबर के सिख गुरु आपको देखने को मिलेंगे। सिखों के 10 गुरुओं के बारे में और उनका जो भी काम है, जैसे कि किसी ने गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया है, या किसी ने खालसा पंथ की शुरुआत की है, या फिर किसी ने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो 10 गुरुओं के बारे में थोड़ा सा आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, ठीक है। विच मुगल एम्परर इज कॉल्ड द जिंदा पीर? जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो जिंदा पीर तो उसे ही कहा जाएंगे जो सबसे खतरनाक टाइप का हो, जिसने कई सारे मंदिरों को डिस्ट्रॉय करने का काम किया हो, ठीक है। वो कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर जी की भी हत्या कराई थी, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया था, ठीक है। सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी। अगर हम बात करें तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता। औरंगजेब जो है उसका खुद का टाइटल है आलमगीर, तो आलमगीर इनका नाम है। इन्हें वीणा बजाने का शौक था, ये क्वेश्चन भी आता है, वीणा बजाने का शौक जो है वो औरंगजेब का था। इसके अलावा इसने सेलिंग एंड ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल पे बैन कर दिया था, काफ़ी ऑर्थोडॉक्स नेचर का था। इससे जजिया जो टैक्स है ना उसको वापस से इम्पोज करा था 1679 में, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि औरंगजेब ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत पे फैक्ट्री सेटअप करने की परमिशन भी दी थी 1667 में, और मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण भी कराया है। कीर्ति स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री एट चित्तूर वॉज बिल्ड बाय, तो टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ भी बोलते हैं, कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं, किसने तैयार कराया? तो आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने, राणा कुंभा। तो यहाँ पर देखिए एक बैटल लड़ी जाती है किसके के बीच में? एक राणा कुंभा और सुल्तान महमूद खिलजी। सुल्तान महमूद खिलजी और राणा कुंभा के बीच में एक बैटल होती है, एक युद्ध होता है, जिसको हम बैटल ऑफ सारंगपुर के नाम से जानते हैं। जब इस बैटल में राणा कुंभा की जीत होती तो राणा कुंभा अपनी विक्ट्री को याद करने के लिए, विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए एक विजय स्तंभ बनाते हैं चित्तौड़गढ़ में, जिसे हम कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट राजस्थान में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। राणा कुंभा ने तैयार किया था, क्यों? क्योंकि महमूद खिलजी ऑफ मालवा को इन्होंने डिफीट किया था। ये जो टावर है ये सोलंकी स्टाइल में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉज द ग्रेटेस्ट भक्ति पोएट ऑफ महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र से एसोसिएटेड कौन से यहाँ पे पोएट है? तो आंसर हो जाएगा तुकाराम। तुकाराम जी का रिलेशन जो है वो आपको महाराष्ट्र से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। संत तुकाराम जो हैं वो बरकरी सेक्ट के एक फाउंडर रहे हैं, ठीक है। बरकारी सेंट एंड पोएट रहे हैं, और इन्होंने अभंग डिवोशनल पोइट्री इंट्रोड्यूस की है। और बिठोबा यात्रा निकलती है ना, तो बिठोबा कल्ट को पॉपुलर करने का क्रेडिट संत तुकाराम को जाता है। और इस शिवाजी महाराज के कंटेम्पररी, मतलब शिवाजी महाराज के समकालीन आपको संत तुकाराम जी देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने इक्विलिटी और यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे काम किया है। वेयर डिड बाबर डाई? बाबर की मृत्यु कहाँ होती है और इनकी समाधि कहाँ पर है, इनकी टॉम कहाँ पर है, ये क्वेश्चन भी बनता है। क्योंकि आप सभी को तो पता है कि बाबर ने यहाँ पे पानीपत का फर्स्ट बैटल लड़ा था 1526 में, इब्राहिम लोदी को हराया और खुद ने विक्ट्री हासिल की और मुगल सल्तनत की शुरुआत की। तो मुगल सल्तनत का जो फाउंडर है वो बाबर है, ठीक है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? तो आंसर होता है आगरा में। लेकिन इसकी दिली इच्छा होती है कि भाई मेरी जो समाधि है या मेरी जो कब्र है वो कहाँ पर हो? आंसर हो लाहौर में। तो इनकी कब्र को निकाल के इनको वापस से काबुल ले जाया जाता है, लाहौर नहीं, काबुल ले जाया जाता है। तो बाबर की डेथ होती 1530 में, आगरा में होती है। उसके बाद हुमायूं गद्दी पे बैठते हैं। पहले उनको आगरा में दफनाया जाता है, लेकिन उनकी विश होती है कि उन्हें काबुल में दफनाया जाए, तो वापस से इन्हें दफनाया जाता है काबुल में, ठीक है। बाबर पहले मुगल एम्परर होते हैं। इन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा है इब्राहिम लोदी के साथ, और इनकी अपनी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है तुजुक-ए बाबरी, जो कि तुर्की लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी। डन। तो मरे कहाँ थे? आगरा में, और दफनाया कहाँ गया है? काबुल में, ठीक है। ये दोनों बातें याद रखना है। द फेमस पिकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां वॉज टेकन अवे इन 1739 बाय। तो जैसे कि मैंने कहा कि शाहजहां ने पिकॉक थ्रोन बनवाया था जिसमें कोहिनूर हीरा भी लगवाया था, और फिर ईरान से एक इन्वेडर आता है जिसका नाम है क्या? नादिर शाह। पर्शियन इन्वेडर नादिर शाह 1739 में आता है और पिकॉक थ्रोन को ले जाते हैं। पिकॉक थ्रोन के साथ कोहिनूर हीरा भी भारत से बाहर चला जाता है नादिर शाह के द्वारा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह का हमला होता है दिल्ली में 1739 एडी में, और वो पिकॉक थ्रोन, जिसको हम तख्त ए ताउश के नाम से भी जानते हैं, उसे उठाकर ले जाते हैं, ठीक है।
हुमायूंनामा वॉज रिटन बाय, जैसे कि आपने देखा कि बाबरनामा तो खुद बाबर ने लिखी है, अकबरनामा आपने देखा कि अबुल फजल ने लिखी है, वैसे ही हुमायूंनामा जो कि हुमायूं की बायोग्राफी है वो किसने लिखी है? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे उनकी एक बहन होती है जिसका नाम होता है गुलबदन बेगम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो हुमायूंनामा लिखी है गुलबदन बेगम ने। ठीक है, इतनी चीजें। गुलबदन बेगम जो है वो डॉटर होती हैं बाबर की और सिस्टर होती हैं हुमायूं की। इतनी चीज़ें हमें क्लियर हैं। जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, इसके अलावा दारा सिकोह का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में बैटल ऑफ सक्सेशन भी होता है। बैटल जो उत्तराधिकार की लड़ाई दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में होती है और औरंगजेब बाद में दारा सिकोह को मरवा देते हैं। तो दारा सिकोह जो है उन्होंने ट्रांसलेट किया है भगवद गीता और उपनिषद को इनटू द पर्शियन लैंग्वेज, और इनका जो मोस्ट फेमस वर्क है उसका नाम है मजमा उल बहरैन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे गुरु पूछे हैं कबीर जी के। हु वॉज द गुरु ऑफ कबीर? तो कबीर जी के गुरु का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। ठीक है, अच्छा, संत कबीर का जन्म जो है ना वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में होता है और इनके जो टीचर होते हैं वो रामानंद होते हैं। कबीर जी के दोहे बड़े फेमस हैं। कबीर जी का जो रिलेशन है वो भक्ति मूवमेंट से रहा है। कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक एंड द शक्ति ग्रंथ, कबीर के दोहे, ये सभी कबीर दास जी की रचनाएं आपको देखने को मिलेंगे। बीजक से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। द मुगल एम्परर हु डिस्करेज सती वॉज, तो सती को डिस्करेज, सती को बंद करने का क्रेडिट किसे दिया जाता है या किसने इसकी शुरुआत की थी? विलियम बेंटिक की बातें नहीं कर रहे हैं, राजा राम मोहन राय की बात नहीं कर रहे हैं, मिडिवल इंडिया में ही बात कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो सती ऑफ हिंदू वीमेन जो है उसे बैन करने का काम अकबर ने किया था। अकबर ने जो जजिया टैक्स था उस पर बंद लगवाया था। इसके अलावा अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना भी खुलवाया था जहां पे रिलीजियस मैटर्स पे डिस्कशन होता था, धार्मिक मुद्दों पे बातचीत होती थी। सभी धर्मों को इसने जगह दी है और एक नया धर्म भी शुरू किया है अकबर ने, विच इज दिन्ने लाही। तो दिन्ने लाही धर्म की शुरुआत किसने की है? तो आंसर हो जाएगा अकबर ने की है, ऑप्शन सी। और बीरबल ने दिन्ने लाही धर्म को अडॉप्ट भी कर लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज बिल्ड बाय अकबर टू कॉमरेट हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ द खानदेश इन गुजरात? तो खानदेश गुजरात में विजय के उपरांत अकबर ने क्या बनवाया? सो आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में आपको ये बुलंद दरवाजा देखने को मिलेगा जो कि अकबर ने बनवाया था जब उसने गुजरात विक्ट्री की थी। द इनोवेटर ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर वॉज, तो बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है अकबर का फाइनेंस डिपार्टमेंट किसके हाथों में था? तो आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजा टोडरमल जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और इन्होंने ही एक नया टैक्सेशन सिस्टम जिसका नाम है दहसाला सिस्टम की शुरुआत की थी। डन। नेक्स्ट है, अब इनमें से वो कौन से जैन स्कॉलर हैं जो अकबर के दरबार मतलब अकबर के साथ थे या अकबर के समकालीन थे, अकबर ने जिनसे शिक्षा भी ली है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हरि विजय सूरी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अकबर जो थे वो बहुत इम्प्रेस थे हरि विजय सूरी से। ठीक है, और इन्होंने जगत गुरु का टाइटल दिया था और एक जैन आचार्य थे, बेसिकली जैन स्कॉलर थे। राणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ वॉज डिफीटेड बाय द मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ, तो राणा प्रताप सिंह और मुगलों के बीच में कोई लड़ाई हो रही है और राणा प्रताप सिंह जी उसमें हार रहे हैं। उस बैटल का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो राणा प्रताप आपको पता है, राणा प्रताप और अकबर के बीच में बेसिकली हल्दी घाटी का बैटल होता है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी आपको समझ में आ गया। राणा प्रताप और अकबर बेसिकली खुद नहीं जाता, उनके जो मान सिंह और आसफ खान है वो लीड कर रहे होते हैं 1576 में। ठीक है, जिसमें राणा प्रताप की हार होती है। तो आपको याद रखना है बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में ये बैटल लड़ी जा रही है। अब यहाँ पे कुछ और कैंपेन आप देख सकते हैं नॉर्थ इंडिया के कैंपेन जो कि अकबर के हैं। पहले तो मालवा कैंपेन है, बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी आपने सुनी होंगी, तो वही है। बाज बहादुर मालवा के राजा थे और आदम खां अकबर की सेना को लीड कर रहा था आदम खां। तो आदम खान और बाज बहादुर के बीच में लड़ाई होती 1561 में, बाज बहादुर हार जाते हैं। ये मालवा कैंपेन था। फिर आमेर कैंपेन, राजा भारमल। फिर आपको 1564 में ये इंपॉर्टेंट है गोंडवाना। तो गोंडवाना की रानी थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती और आशफ खान के बीच में लड़ाई होती है। ठीक है, रानी दुर्गावती किसके कंटेम्प्रेरी या समकालीन है? तो अकबर के हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कैंपेन्स हैं जो अकबर के हैं अलग अलग जगहों पे। द टॉम्ब ऑफ जहांगीर वॉज बिल्ड एट,
तो अब यहाँ पे बात हो रही है जहांगीर के मकबरे के बारे में। जहांगीर की समाधि कहाँ पर है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी लाहौर है। ठीक है। अब जहांगीर, जैसे कि औरंगजेब ने क्या किया था, जो सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, उनकी हत्या कराई थी, वैसे जहांगीर ने भी सिखों के जो 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव जी, उनकी हत्या कराई थी। ठीक है। ये जो जहांगीर है ना, इसकी समाधि आपको लाहौर में देखने को मिलेगी। और इनकी बचपन का नाम बेसिकली सलीम था, जो कि अकबर के बेटे थे। ठीक है। इतनी चीजें। जहांगीर के समय 2 इंपॉर्टेंट पर्सन उनके दरबार में आते हैं, 2 इंग्लिशमैन आते हैं, विलियम हॉकिंस एंड सर टॉमस रो। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, विलियम हॉकिंस एंड सर टॉमस रो। ठीक है। इतनी चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं 1611 की। अगर बात करें तो जहांगीर की शादी होती है किसके साथ? मैरिज होती है मेहरुनिसा। मेहरुनिसा ये वही है जिनका नाम है नूरजहां, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो नूरजहां किसकी वाइफ है? जहांगीर की वाइफ है। इनके साथ शादी होती है 1611 में। ठीक है। ये वो समय है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ रही है, क्योंकि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो अकबर के समय में होता है, और जब ब्रिटिशर्स भारत आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, उस समय तक शुरू हो जाता है जहांगीर का पीरियड। इसलिए उनके दरबार में 2 इंग्लिशमैन विलियम हॉकिंस एंड सर टॉमस रो आते हैं। डन। मुल्तान वॉज नेम्ड बाय अरब एज। तो मुल्तान को अरबों ने क्या कहा है? तो सिटी ऑफ गोल्ड कहा है, क्योंकि यहाँ पे इनको काफी सारा पैसा मिला, बहुत सारा गोल्ड मिला, गोल्ड को लूट कर ले गए, तो सिटी ऑफ गोल्ड मुल्तान को कहा गया है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। इन्वेडर था, सिंध पे हमला किया था मुल्तान एरिया में। नेक्स्ट है पंडित राज जगन्नाथ वॉज द पोएट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर कोर्ट। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो आपके पंडित राज जगन्नाथ जी हैं, ये आपको शाहजहां एंड जहांगीर के समय देखने को मिलेंगे। फेमस पोइट रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है महाराजा सवाई जयसिंह ऑफ जयपुर हैड नॉट बिल्ड द ऑब्जर्वेटरी एट। तो यहाँ पर महाराजा सवाई जयसिंह, इन्होंने जयपुर शहर भी बसाया है। महाराजा सवाई जयसिंह जी के द्वारा कई सारी ऑब्जर्वेटरी बनवाई गई, जिनको हम जंतर मंतर भी कहते हैं। 5 ऑब्जर्वेटरी हैं। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी नहीं है, तो आंसर है इलाहाबाद में नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कहाँ पर है? 5 ऑब्जर्वेटरी हैं, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन एंड जयपुर में है, जिनको हम जंतर मंतर भी कह रहे हैं। ठीक है। ये जो सवाई टाइटल है ना, महाराजा सवाई जयसिंह, तो सवाई जो टाइटल है, उन्हें ये टाइटल किसने दिया है? औरंगजेब ने दिया है। ये बात भी याद रखना। चलिए अब बात करते हैं अबाउट द ग्रैंड ट्रंक रोड बिल्ड बाय द शेरशाह सूरी कनेक्ट्स। अब इस रूट की कहानी बहुत पुरानी है एक्चुअली। इसको पहले उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था, और इस उत्तरापथ को सबसे पहले बिल्ड कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये एक बहुत पुरानी कहानी है, चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती है, जिसको हम उत्तरापथ कहते हैं। और ये उत्तरापथ आपको बंगाल के एरिया से कनेक्ट करता है, अफगानिस्तान तक करता है। उसके बाद इस रूट को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कराया था, और सिल्क रूट के साथ कनेक्ट कराया था किसने? कनिष्क ने। फिर कनिष्क के बाद आते हैं यहाँ पे शेरशाह सूरी, और वापस से इस रोड को जो है वो रीबिल्ड कराते हैं एक तरीके से, जो कि लाहौर और ईस्ट बंगाल को कनेक्ट करता है, जिसे हम जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। एक्चुअली जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, ये नाम कहाँ से आया? तो जब ब्रिटिश एरा शुरू होता है और जनरल ऑकलैंड आते हैं, तो उसे ये नाम मिलता है जीटी रोड। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं ये जो रोड है ना, इसके कई सारे नाम है। उत्तरापथ भी रही है, फिर फर्दर इसको बढ़ा दिया गया और सिल्क रूट के साथ कनेक्ट किया गया इन द पीरियड ऑफ कनिष्क। फिर शेरशाह सूरी ने इसको रीबिल्ड कराया, जिसका नाम पड़ा सड़क ए आजम। और फिर जब ऑकलैंड आते हैं तब इसका नाम क्या पड़ जाता है? जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड पड़ जाता है। तो ये लंबी इतिहास रहा है आपका जीटी रोड का। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हाइड नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु हैड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द अमृतसर। अमृतसर शहर के बारे में बात हो रही है। ये शहर किसने बसाया था? तो गुरु रामदास जी के द्वारा। गुरु रामदास जी के द्वारा एक शहर बसाया गया जिसका नाम है अमृतसर, और गुरु रामदास जी सिखों के 4थे नंबर के गुरु रहे हैं, 4th नंबर के गुरु रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अब। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली बात है मैस्कर इन दिल्ली बाय द नादिर शाह। तो नादिर शाह आपको पता है 1739 में भारत आता है और पिकॉक थ्रोन को ले जाता है, जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ है। कहाँ से होता है? ये पर्शियन इन्वेडर होता है, ईरान से आता है। तो पहला का हो गया 4, फर्स्ट का हो गया 4। कहीं मैच हो रहा है? हाँ ये हो रहा है, तो ऑप्शन तो यही होने वाला है। बाकी भी हम मैच करके देख लेते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत
विच इज फॉट बिटवीन द बाबर एंड इब्राहिम लोदी। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है 1526 में, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो कि हेमूर अकबर के बीच में हो रही है, वो हो रही है 1556 में। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि अहमद शाह अब्दाली या दुरानी एंड मराठास के बीच में 1761 में हो रही है। तो इस तरीके से आप इसे मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगेन एक और बैटल से क्वेश्चन है। सबसे पहले है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी अभी बताया था मैंने आपको, 1576 की बैटल है, अकबर एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे पहले का तो दूसरा है, तो पहले का दूसरा या तो ये ऑप्शन है या तो ये ऑप्शन है। चलो और एलिमिनेट करते हैं। अब जो पता है उस पे पहले फोकस करते हैं कि बैटल ऑफ खंडवा। तो खंडवा का बैटल, चंदेरी का बैटल, ये सब बैटल जो है वो बाबर ने लड़ी हैं। तो डी का तो 1 हो जाएगा, डी का हो जाएगा 1, डी का 1 कर दो। तो डी का 1 का ही मैच हो रहा है, ये हो रहा है डी का 1। ठीक है, डी का 1 और कहीं तो है ही नहीं, डी का 1 है ही नहीं। और देख लेते हैं बैटल ऑफ बिलगाम एंड बैटल ऑफ खुसरो। तो खुसरो बेसिकली जहांगीर से एसोसिएटेड है, खुसरो इनका ही नाम था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी का तो 4 हो गया, सी का क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, सी का 4 हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैटल ऑफ बिलग्राम। तो बैटल ऑफ बिलग्राम का रिलेशन किससे है, हुमायूं से है। बैटल ऑफ बिलग्राम का एसोसिएशन किससे है, हुमायूं से है। तो एक्चुअली ऑप्शन सही नहीं है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे कि पहले का हो जाएगा बैटल ऑफ हल्दी घाटी अकबर, पहले का दूसरा है। नेक्स्ट बात करते हैं बैटल ऑफ बिलग्राम के बारे में। तो बैटल ऑफ बिलग्राम का एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा हुमायूं से, तो बी का हो जाएगा 3। सी की बात करते हैं रिवॉल्ट ऑफ खुसरो। खुसरो के समय जो विद्रोह होता है, रिवॉल्ट होता है, मतलब जहांगीर की बात हो रही, तो सी का हो जाएगा 4। और बैटल ऑफ खंडवा, तो बैटल ऑफ खंडवा मतलब वो है बाबर से एसोसिएटेड। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, आप इस सिक्वेंस को कर लीजिएगा, मैं इसमें करेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, 2 3 4 1, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है सम टाइम। देखिए बैटल ऑफ बिलग्राम जो है वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हो रहा है, और शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ बिलग्राम। तो शेरशाह सूरी जीतता है और हुमायूं की हार होती है। अब एक और बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एमपी में लड़ा जाता है, मध्य प्रदेश में होता है ये बैटल, बैटल ऑफ धर्मत। बैटल ऑफ धर्मत जो है वो सक्सेशन का बैटल है, उत्तराधिकार की लड़ाई है, शाहजहां के गद्दी से हटने के बाद अगला राजा कौन। तो औरंगजेब और औरंगजेब का भाई होता दारा सिको, उनके बीच में बैटल ऑफ धर्मत होती है, और दारा सिको वॉज डिफीटेड बाय औरंगजेब, औरंगजेब जीत जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल 1526, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। बैटल ऑफ खंडवा 1527 में होती है, बाबर ने राणा सांगा को डिफीट किया। फिर बैटल ऑफ चंदेरी है 1528 में होती है, बाबर डिफीट करता है मेदिनी राय को। फिर बैटल ऑफ घग्गर 1529 में होती है, बाबर डिफीट करता है किसे, महमूद लोदी को एंड द सुल्तान नुसरत शाह। तो यहाँ पर अगर हम बात कर पा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये चारों बैटल, पानीपत का बैटल, खंडवा, चंदेरी और घग्गर का बैटल, ये सभी बैटल जो है बाबर लड़ रहा है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार, गोल गुम्बद। चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो कुतुब मीनार की कहानी भी बहुत लंबी है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। कुतुब मीनार कहाँ से, देखिए यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्शन शुरू कराया था, लेकिन बढ़ने से पहले मर गए थे वो। ठीक है, चौगान या पोलो खेलते हुए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सन इन लॉ या दामाद थे, इल्तमश ने ये काम पूरा करवाया था। तो कुतुब मीनार का रिलेशन आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तमश से देखने को मिलेगा। तो पहले का हो गया 2। नेक्स्ट है गोल गुम्बज। तो गोल गुम्बज का रिलेशन जो है वो आपको बीजापुर से देखने को मिलता है, मतलब आपका यहाँ पे आदिल शाह से देखने को मिलेगा। तो बी का हो जाएगा क्या, 1, बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, बुलंद दरवाजा, ये तो अकबर भाई साहब ने बनवाया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी का हो जाएगा 4, और डी बच गया मोती मस्जिद, तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये वाला सही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ आता है, अगर 1-2 चीज़ें भी याद है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके पहुंच जाएंगे। द फेमस डायमंड कोहिनूर वॉज प्रेजेंटेड टू शाहजहां बाय। अच्छा, ये शाहजहां को कोहिनूर डायमंड किसने प्रेजेंट किया था, जिसके बाद उसे पिकॉक थ्रोन या फिर मयूर सिंहासन में लगवाया गया। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मीर जुमला, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब ऐसा बिलीव है क्योंकि आज से 5000 साल पहले संस्कृत स्क्रिप्ट जिसका नाम है शनमंतका, तो यहाँ से भी हमको कोहिनूर के बारे में
इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऐसा बिलीफ है कि ये जो गुंटूर की खदानें हैं आंध्र प्रदेश में, वहाँ से इसे माइन किया गया था कोहिनूर हीरा को बाय द काकतीय डायनेस्टी। ठीक है, अब आगे क्या होता है, ये हीरा बहुत सालों तक कहाँ रहता है ये इन्फॉर्मेशन तो कहीं भी नहीं है, लेकिन उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुँचता है, जब साउथ इंडिया में इनका जो मलिक काफूर होता है वो कैंपेन करता है। फिर यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुछ समय बाद ये जो हीरा है ये बाबर के पास पहुँचता है 1526 के आसपास, बाबरनामा में मेंशन किया है बाबर ने। ठीक है, उसके बाद शाहजहां जो कि 5th मुगल एम्परर थे, उन्होंने इस स्टोन को पीकॉक थ्रोन में प्लेस करने का काम किया है। ठीक है, नादिर शाह जब दिल्ली में अटैक करते हैं तो कोहिनूर हीरा को लूट कर ले जाते हैं और कोहिनूर हीरा जो है वो ईरान में चला जाता है। जब नादिर शाह की डेथ हो जाती है और उसके एम्पायर कोलैप्स हो जाता है, तब ये हीरा अहमद शाह अब्दाली के पास आता है, और अहमद शाह अब्दाली के बाद ये जो हीरा होता है वो शाह शुजा अब्दाली के पास आता है। शाह शुजा अब्दाली को गद्दी के बदले ये हीरा रणजीत सिंह, जो हमारे पंजाब के सिख फाउंडर रहे हैं रणजीत सिंह, उनको देना पड़ता है। और महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद ये हीरा पहुंच जाता है दिलीप सिंह के पास। और जब यहाँ पे सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर के बाद की बात है ये, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भी अटैक करना शुरू करती है सिख एम्पायर पर और सिख टेरिटरी को एक्वायर कर लेती है, तब दिलीप सिंह जी जो उस समय बहुत छोटे होते हैं, तो उनके जरिए कोहिनूर हीरा ब्रिटिश क्राउन तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कहानी है अबाउट द कोहिनूर। ठीक है, तो आपको कुछ कोहिनूर से जुड़े हुए लोगों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि राजा रणजीत सिंह के बारे में और शाहजहां के बारे में, नादिर शाह, बस 3 नाम काफ़ी है, चौथा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा प्रॉपर्ली मैच नहीं है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, ओके। बैटल ऑफ खनवा 1527, ओके। बैटल ऑफ घग्गर 1529, इट्स ओके। बैटल ऑफ चंदेरी 1530, 50-30 में तो बाबर मर गया था, कैसे लड़ेगा बैटल, नहीं लड़ सकता, तो ऑप्शन ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, डन। अब यहाँ पे कुछ और बैटल्स के बारे में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि बैटल ऑफ बैरा या भैरा। ये जो बैटल है इसमें पहली बार आपको तोपों का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। ठीक है, यूसुफ जई जटी के द्वारा इसको लड़ा गया है 1519 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अगर हम देखेंगे तो 1526 में है, इब्राहिम लोदी के बीच में और बाबर के बीच में। पहली बार इस बैटल में रूमी मेथड या तुगलमा मेथड का इस्तेमाल किया है। ठीक है, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। डन। फिर बैटल ऑफ खनवा 1527 में हुआ है, मेवाड़ किन राणा सांगा के बीच में हुआ है ये। फिर बैटल ऑफ चंदेरी मेदिनी राय 1528 है, और बैटल ऑफ घग्गर अफगान मोहम्मद लोदी 1529। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बाबर की डेथ हो जाती है आगरा में, पहले उन्हें आगरा में दफनाया जाता है, फिर बाद में इन्हें काबुल ले जाया जाता है। तो जो कि बाबरी किस भाषा में है, तो तुर्की भाषा में मिल जाएगी, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, हु बिल्ट द बाबरी मस्जिद इन अयोध्या। अब अयोध्या के बारे में तो आपको पता है, बाबरी मस्जिद के बारे में पता है, तो बाबरी मस्जिद को किसने बनवाया था, तो मीर बाकी ने, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द प्योर सिल्वर रुपया वॉज इशूड बाय, तो ये रुपया जो प्योर सिल्वर कॉइन है, रुपया जिसका नाम है, इसको इशू कराने का काम किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, शेर शाह। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर शेर शाह की रिफॉर्म देखेंगे तो शेर शाह ने यहाँ पे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज किया था। सेंट्रलाइज करने के लिए इसने कई सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया था। कौन कौन से वो मिनिस्टर थे, जैसे कि दीवान वजारत, जिसको हम वजीर इंचार्ज या रेवेन्यू एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड बोल रहे हैं। दीवान अरीज इन द चार्ज ऑफ आर्मी, आर्मी का हेड है। दीवान रशलत फॉरेन मिनिस्टर है, और दीवान इंसा जो कि मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, पुराना किला दिल्ली में किसने, जो प्रेजेंट अभी हम देखते हैं पुराना किला दिल्ली में, वो किसने तैयार कराया है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे अगेन शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी। इनका जो टॉम है या मकबरा है वो सासाराम बिहार में मिल जाएगा। मुगल एम्परर जहांगीर गेव द टाइटल इंग्लिश खान टू, इंग्लिश खान टाइटल किसे दिया है जहांगीर ने, तो आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस को, विलियम हॉकिंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, खुसरो वॉज द सन ऑफ विच मुगल एम्परर, तो खुसरो किसका बेटा था, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जहांगीर का। ठीक है, शाहजहां इज अनदर नेम ऑफ प्रिंस खुर्रम, खुर्रम नाम किसका है, शाहजहां का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, इतमत उद्दौला टॉम एट आगरा, तो इतमत दौला की जो मकबरा या टॉम है वो आगरा में है, किसने बनवाई है, तो बेसिकली ये जो इतमत उद्दौला है वो नूर जहां के फादर हैं, नूर जहां के
फादर है, और उनकी ये टॉम नूरजहां ने ही बनवाई है आगरा में। ठीक है, इस्मतदौला की जो कब्र है वो बैंक ऑफ यमुना रिवर पे आगरा में आपको देखने को मिलेगी। नूरजहां जो कि वाइफ है, ठीक है, जहांगीर की, उनके द्वारा ये तैयार की गई अपने फादर की याद में, जिनका नाम था मिर्जा ग्यास बेग। मिर्जा ग्यास बेग। आगरा ताजमहल के लिए भी जाना जाता है, और ताजमहल जो है वो टॉम है मुमताज़ महल की, जिसको तैयार कराया है शाहजहां ने, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, 1983 में शामिल की गई थी। और ताजमहल के जो आपको चीफ आर्किटेक्ट देखने को मिलेंगे वो उस्ताद अहमद लाहौरी देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, औरंगजेब डिफीटेड जसवंत सिंह द किंग ऑफ जोधपुर इन द बैटल ऑफ धर्मत इन 1658। धर्मत इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो धर्मत, वही बैटल ऑफ धर्मत, दारा सिको औरंगजेब, तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, मुगल जनरल के द्वारा यहाँ पे एक ट्रिटी साइन की गई है, ट्रिटी ऑफ पुरंदर इन 1665 विथ शिवाजी महाराज। तो ये मुगल जनरल कौन है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो ट्रिटी ऑफ पुरंदर जो है वो 11 जून 1665 में साइन की गई है, 1665 में। जय सिंह वन और मुगल एम्परर जो कि लीडर है और शिवाजी महाराज के बीच में ट्रिटी ऑफ पुरंदर साइन हुई है। अच्छा, औरंगजेब ने ना बीजापुर को जीता था, तो यहाँ पे बोला है कि विक्ट्री ऑफ बीजापुर औरंगजेब ने कब की थी? तो आंसर हो जाएगा 1686 में, 1686 में। और आदिल शाही जो वंश था, आदिल शाही जो डायनेस्टी थी, उसको खत्म किया था औरंगजेब ने। सेकंड ताजमहल किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा, औरंगजेब की जो वाइफ है, औरंगजेब की वाइफ है जिनका नाम है राबिया उद दुरानी, उनकी जो कब्र है उन्हें सेकंड ताजमहल कहा जाता है। तो टॉम ऑफ राबिया उद दुरानी, जिन्हें हम बीबी का मकबरा भी कहते हैं, ये आपको औरंगाबाद में मिल जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ नादिर शाह अटैक। तो 1739 में जब नादिर शाह का हमला हुआ तब मुगल बादशाह कौन है? तो मोहम्मद शाह है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे औरंगजेब को कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करना बहुत पसंद था? तो आंसर हो जाएगा वीणा। ऑप्शन बी। ठीक है। अच्छा, आपने एंशिएंट वाला चैप्टर तो देखा है ना? ठीक है, तो वो कौन सा यहाँ पे किंग है गुप्ता पीरियड का जिनका वीणा बजाते हुए क्वाइन आपको मिला है? वीणा बजाते हुए किस गुप्ता एम्पायर के राजा का सिक्का हमें मिलता है? उन राजा का नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री का मैराथन देखा है तो डेफिनेटली आप आंसर कर देंगे, नहीं देखा तो बिल्कुल जाके देखिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है, तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तानसेन का मकबरा आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। तानसेन महोत्सव भी ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। तानसेन जो है वो इनका ओरिजिनल नाम रामतनु पांडे है और ये अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकबरनामा वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर? तो आंसर हो जाएगा अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा को लिखा गया है। ठीक है, आईने अकबरी या अकबरनामा है, पर्शियन लैंग्वेज में मिल जाएगा। मुगल कोर्ट की या मुगल एम्पायर के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अकबरनामा के 3 पार्ट है, जो थर्ड वाला पार्ट है वही बेसिकली आईने अकबरी है। डन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं फिर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। यहाँ पर कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं और कुछ बिल्डर्स हैं, जैसे कि अलाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, मोती मस्जिद आगरा वाली और मोती मस्जिद दिल्ली वाली। तो ये आपको क्वेश्चन कर सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज। तो मैंने सेशन में आपको मोती मस्जिद के बारे में तो दिल्ली वाली के बारे में डेफिनेटली बताया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। तो मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, एक मीडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है और एक एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री की मैराथन क्लास बहुत जल्दी में लेकर आऊँगी, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको मदद मिल सके। तब तक इसे देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लिए, और पहली बार अगर चैनल पे आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।